नमस्कार, स्वागत है आपका विद्यालय के YouTube चैनल पर, जो पहले क्रिएटिव एजुकेशन के नाम से था। दोस्तों, अगर बात करें अपने इस क्लास की, तो अपने क्लास है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एंड एलडीसी के लिए इंग्लिश ग्रामर की, और इसमें अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात चल रही थी। सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था और यूजेज की बात अपने यहाँ पर चल रही थी। तो यूजेज में अब तक अपन ने जो ये हैबिट एंड एक्शन वाला है ये कर लिया था। ये मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक पिछली क्लास तो देख लीजिएगा, ये भी करवा दिया है। और दूसरा, ये शानदार वाली देसी ट्रिक भी मैं करवा चुका हूं पिछली क्लास में। साइंटिफिक और मैथमेटिक फैक्ट भी मैं करवा चुका हूं, देख लीजिएगा। या फिर देखना चाहें तो एक बार और देख लीजिए। ए मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, यानी कि आयरन को अट्रैक्ट करती है, साइंटिफिक है। और फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर, पानी आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ये भी आपके साइंटिफिक फैक्ट है। और इसी प्रकार वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी आपके साइंटिफिक रीजन है, यानी कि साइंटिफिक फैक्ट आता है। और ऑयल डज नॉट मिक्स इन वाटर, ये भी आपके साइंटिफिक है। और इसी प्रकार 2 and 2 makes 4, ये मैथमेटिकल फैक्ट हो जाता है। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ये साइंटिफिक रीजन है। तो ये मैंने सारा करवा दिया है। यूनिवर्सल ट्रूथ भी मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था। द सन सेट्स इन द वेस्ट या सनराइजेज इन द ईस्ट, कुछ भी कह दो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं इसमें। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो इनमें कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। तो ये सारी चीजें मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं। आज आगे बात करते हैं। चौथा यूज है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। चौथा यूज क्या है? तो चौथा यूज है प्लान्ड इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए निर्धारित कार्यक्रम है, उनमें आपके जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? भविष्य में होने वाले कार्यक्रम जो अभी से फिक्स कर दिए गए हैं, यानी कि इस टाइम पर ये होने वाला है। इनमें टाइम दिया हुआ होता है कि इस दिन, इस तारीख और इस महीने को ये कार्यक्रम होने वाला है। तो वो आपके क्या कहलाता है? फ्यूचर प्लान्ड एक्शन कहलाता है, इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपके किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दिया गया है, द गेम स्टार्ट एट 7 AM टुमारो। द गेम स्टार्ट एट 7 AM टुमारो। तो ये आपके क्या है? इसमें आपको बता दिया है कि गेम कब स्टार्ट होने वाला है, कल स्टार्ट होने वाला है। कब? कल कितने बजे? तो 7 AM, यानी कि सुबह के 7 बजे आपके गेम स्टार्ट हो जाएगा। बता तो अभी दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट में। होने वाला कब है? फ्यूचर में। इसका टाइम फिक्स हो गया है, डेट फिक्स हो गई है, दिन फिक्स हो गया इसका। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे कि जिसमें टाइम आपके फिक्स कर दिया गया हो। एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जिसमें टाइम फिक्स कर दिया गया है, टाइम आपको बता दिया है, दिन आपको बता दिया है, दिनांक आपको बता दी है, तो वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस होगा, 100 और 100%। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस यानी कि एग्जांपल है आपके सामने, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन 8 PM टुमारो। तो यहां पर ये PM था, वो किसी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, तो ये PM है, ध्यान रखें। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो आपके हैं वो नेशन को संबोधित करेंगे। एड्रेसेस का मतलब संबोधित करना होता है, यानी कि राष्ट्र को संबोधित करेंगे 8 PM, शाम को 8 बजे, रात्रि 8 बजे करेंगे। वैसे भी हमारे देश के जो PM है वो रात्रि 8 बजे ही इसको, जो देश को संबोधित करते हैं। तो ऐसा इसलिए बना दिया ये सेंटेंस कि आपको जो अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा होता तो है। तो ये आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है न्यूज चैनल के माध्यम से, तो वो प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। होने वाला तो कब है? आगे होने वाला है, यानी कि टुमारो की बात हो रही है, यहाँ पर अगले दिन की बात हो रही है, लेकिन बता आज दिया गया है आपको। तो ये प्रेजेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको टाइम बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है आपके सामने, द मूवी स्टार्ट एट 9 o'clock टुनाइट। तो इसमें भी आपके देखो, आपको बता दिया गया है कि 9 बजे, आपके रात्रि 9 बजे मूवी स्टार्ट हो जाएगी। तो बता तो अभी दिया आपको, लेकिन स्टार्ट कब होने वाली है? फ्यूचर में स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आपको टाइम फिक्स बता दिया गया है कि इस समय आपके ये मूवी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है।
तो दोस्तों ये तो बात हुई अपने प्लान्ड इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर की। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। चौथा उपयोग क्या होता है प्रेजेंट सिंपल का, तो वो मैंने आपको बता दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां काम में लिया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने बता दिया। उससे पहले मैंने साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट बताया था ये, और पिछली उससे पहले हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस की बात अपन ने कर ली थी पिछली क्लास में। तो दोस्तों ये क्लास पसंद आ रही है आपको तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा है तो कर लीजिएगा। आगे भी आपको रेगुलर रूप से ये क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अगला यूज क्या है, तो अगला यूज है आपके सामने फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन। फैक्ट एंड परमानेंट सिचुएशन की बात यहां पर हो रही है। फैक्ट एंड परमानेंट सिचुएशन, तो फैक्ट एंड परमानेंट सिचुएशंस की बात करें, जैसे आपके सामने एग्जांपल है, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ जयपुर। आई एम ए रेजिडेंट ऑफ जयपुर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जयपुर का रहने वाला हूं। तो जयपुर का रहने वाला हूं तो मैं कहीं छोड़कर कैसे जाऊंगा, परमानेंट हूं। परमानेंट की बात हुई, भाई मैं अभी बात कर रहा हूं मैं जयपुर का हूं, तो मैं जयपुर में ही रहूंगा, कहां जाऊंगा छोड़कर। जल्दी से तो अपन बदल नहीं सकते जगह, तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर आपके एम आया है, पहला तो आई के बाद एम आया है, ये पता चलता है यहां पर। और इसी प्रकार यहां पर रेजिडेंट। अब देखो यहां पर एक चीज समझना, मैंने पिछली क्लास में शायद मैंने आपको बताया होगा कि एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है, जब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह काम करती है ना, यानी कि मेन वर्ब की जगह प्रयुक्त हो जाती है। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का कार्य करती है। जैसे यहां पर आई एम ए रेजिडेंट ऑफ जयपुर है, इसमें एम है ना, ये आपके हेल्पिंग वर्ब की नहीं मेन वर्ब का काम कर रहा है। और ए रेजिडेंट ऑफ जयपुर है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ए रेजिडेंट ऑफ जयपुर, ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखेंगे। ए रेजिडेंट ऑफ जयपुर ये आपके पूरा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, क्योंकि यहां पर एम है वो आपके मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। वो आपके ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में ये इतना ही फर्क होता है। ऑब्जेक्ट वाले में सेंटेंस में क्या होता है, उसमें मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब होती है, होती तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो काम किसकी तरह करती है, मेन वर्ब की तरह काम करती है। तो ये आपके पहला सेंटेंस, आपको पहला एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। दूसरा है मोहन लिव्स विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। मोहन लिव्स विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये भी आपके परमानेंट सिचुएशन है कि मोहन आपके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, तो उनको छोड़कर कहां जाएगा। तो ये भी आपके परमानेंट सिचुएशन है। किसके अंतर्गत आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगी। यहां पर कैसे पता चलेगा, तो लिव आपके फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ एस का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में ही होता है और किसी में ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं इसको। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने, रोहन वर्क्स इन ए शुगर मिल। रोहन वर्क्स इन ए शुगर मिल। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें, आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसकी प्रैक्टिस मैं पहले करवा चुका हूं आपको। टेस्ट सीरीज में चैनल पर मिल जाएगी, आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी बाकायदा टेस्ट सीरीज के लिए। उसमें काफी प्रश्न अपन ने किए हैं, और ये जब टेंस आपके कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से अपन टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। एक बार कोर्स करने का जो सिलसिला अपन ने शुरू किया है इसको पूरा कर लेते हैं। कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाए फिर से मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, कोई चिंता नहीं करें, और आप ध्यान से पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें। इसी प्रकार आपके यहाँ रोहन वर्क्स इन ए शुगर मिल, ये भी आपके परमानेंट सिचुएशन है, क्योंकि वो काम करता है वहां पर, तो जल्दी से तो वहां छोड़ नहीं सकता। किसी भी मिल में अगर काम कर रहा है तो कहीं पर भी अपन काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बीच में थोड़ी छोड़ सकता हूं पढ़ाना। तो यही होता है परमानेंट सिचुएशन के अंतर्गत। वी आर इंडियंस, ये एक फैक्ट है, परमानेंट फैक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं कि अब सिटीजनशिप जब चेंज होगी अपनी तब आप इंडियंस के अलावा और कुछ बन सकते हैं, लेकिन अभी तो आप इंडियंस ही रहने वाले हैं और जल्दी से आपकी सिटीजनशिप चेंज होने वाली है नहीं।
तो ये आपके सब किसके अंतर्गत आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा यूज भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। छठा यूज क्या है? छठा यूज है प्रोवर्बियल सेइंग्स। प्रोवर्बियल सेइंग्स क्या होती हैं? तो ये आपने हिंदी में बहुत सुनी होगी, कहावतें। हिंदी में आपने कहावतें बहुत सुनी होगी और उन्हीं को आपके इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोवर्बियल सेइंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोवर्बियल सेइंग्स कहा जाता है। तो ये इनकी अपन बात करने वाले हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सब की सब जो कहावतें होती हैं या प्रोवर्बियल्स होती हैं ये सिंपल प्रेजेंट में होती हैं, कुछ सिंपल पास्ट में भी होती हैं। कुछ प्रोवर्बियल्स है वो आपके सिंपल पास्ट में भी होती है, लेकिन अपन उनकी बात कर रहे हैं जो आपके सिंपल प्रेजेंट में होती हैं। उनकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। अधिकांश है वो सिंपल प्रेजेंट में होती हैं, लेकिन कुछ है वो सिंपल पास्ट में भी होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे पहले प्रोवर्बियल्स है आपके सामने, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट यानी कि जो आपके अपने कहते हैं राजस्थान में कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। बादलों के लिए कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। इसी प्रकार से ये है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। ये आपके कहावतें हैं। कहावतें ये आप कैसे पहचान पाओगे? इसमें आपको जो मैंने बेसिक ट्रिक बताएगी ना वो इसमें यहां पर काम नहीं करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें तो आपको जब ये जो कहावतें हैं प्रोवर्बियल्स हैं ये पढ़ी हुई है तभी आप बता सकते हैं कि हाँ ये हमने पढ़ रखी है, प्रोवर्बियल्स है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। तो ये जब पढ़ी हुई होगी तभी आपको पता चल पाएगा इसका। तो और एक चीज और बता दूं, आप पीडीएफ अगर नोट्स की चाहते हैं हिंदी इंग्लिश राजस्थान कल्चर की तो सारी की सारी उसके लिए एक ऐप है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एंड एलडीसी एग्जाम नोट्स के नाम से। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इसमें ना मिले तो आप सर्च कर लेना, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। SSE सॉफ्ट डेवलपर से नाम से वो कंपनी है, उसके द्वारा वो बनाया गया ऐप है SSE सॉफ्ट डेवलपर, उसके नाम से बनाया गया है। और कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखो अपन बात कर रहे थे यहां पर एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल मैंने बताया बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। दूसरा है ए बैड वर्कमैन क्वारल विद हिज टूल्स। ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो यहां पर आपने एक कहावत सुनी होगी, हिंदी में आपने पढ़ी होगी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसी की तरह यह है कि जो बैड वर्कमैन होता है यानी कि जो भी कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, अगर उस खुद को कोई भी कार्य आता नहीं है तो वो किसको दोष देता है? वो अपने औजारों को दोष देता है। तो ये आपके सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार तीसरा है एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। ये भी आपके किसके अंतर्गत है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। अब देखो यहां पर पहचानना आपको कैसे है। देखो वर्शिप है, इसके बाद में क्या आया हुआ है? एस आया हुआ है, ठीक है। और यहां पर एवरीबॉडी आ ही गया है। एवरीबॉडी आ गया तो वैसे भी आप पहचान लोगे, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और इसमें भी आपके एस आया है और पहले सेंटेंस में भी आपके एस आया, दूसरे में एस, तीसरे में भी एस। इसी प्रकार चौथा सेंटेंस है या चौथी कहावत है आपके सामने, गॉड हेल्प्स। ये देखो इसमें भी एस आ गया, हेल्प के बाद में एस आ गया। हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि जो आपके यहां पर है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। कुछ आपके कहावतें और हैं यहां पर, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम, यहां पर बिगिंस क्या है? प्रारंभ करना, बिगिन होती है फुल में पहली फर्स्ट फॉर्म आपकी, और इसके साथ में आपके यहां पर क्या लगा हुआ है? एस का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके किसके अंतर्गत आती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मनी टॉक्स, ये तो आपने बहुत सुन रखी होगी, टॉक आपके फर्स्ट फॉर्म और एस लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। मनी टॉक्स मतलब पैसा बोलता है, सब जानते हैं। इसी प्रकार अगला सेंटेंस आपके सामने है, अगली कहावत है मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन। मिसफॉर्चून का मतलब होता है जो मुसीबत होती है, नेवर कम्स अलोन यानी कि वो कभी अकेली
नहीं आती है। मुसीबत, कोई भी मुसीबत अकेली नहीं आती है। तो ये चीज आपको यहां पर देखनी है। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। कहां हुआ है? ये देखो, कम के साथ एस का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि ग्लाइटर्स का मतलब होता है चमकना। तो यहां पर ग्लाइटर होती है, फर्स्ट फॉर्म एस लगा हुआ है, तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि प्रत्येक चमकने वाली चीज है वो गोल्ड नहीं होती है। तो ये आपकी सारी चीजें आप पहचान सकते हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। तो ये तो हुई अपने यूजेज की बात। यूजेज की बात अपन ने कर ली है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां कहां किया जाता है। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं यूजेज के लिए। हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस मैंने करवा दिया आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ करवा दिया, फ्यूचर प्लान एक्शंस करवा दिए, और आपको क्या चीज, साइंटिफिक फैक्ट करवा दिए, प्रोवर्ब आपको करवा दिए। प्रोवर्ब बहुत सारे होते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। न्यूज़पेपर की, जितने भी न्यूज़पेपर, उन सब की हेडलाइन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। और जो कमेंट्री होती है, किसी भी मैच के दौरान जो कमेंट्री होती है वो भी आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है। रनिंग कमेंट्री, ये आपको ध्यान में रखना, जो कमेंट्री चल रही होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो आपके इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, इनहेरेंट का मतलब जन्मजात गुण होते हैं, वो भी आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखने के लिए। और इमोशंस की जितनी भी वर्ब होती हैं जो इमोशंस को प्रेजेंट करती हैं, इमोशन दिखाती हैं, भावनात्मक रूप दिखाती हैं, जैसे लव है, हेट है, एंगर है, फियर है, डिजायर है, वांट, विश, प्रेफर और लाइक, होप, माइंड, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान में रखेंगे। आप वीडियो को जो क्लास खत्म होने के बाद में नोट कर लीजिएगा इन चीजों को, जैसे लव, हेट, एंगर, फियर, डिजायर, वांट, विश, प्रेफर, लाइक, होप, माइंड, ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती हैं। और कुछ आपके मिससेलेनियस वर्ब्स होती हैं। मिससेलेनियस वर्ब्स के अंतर्गत भी आपके ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपीयर, सीम, रिजेंबल, मैटर, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, डिजर्व। तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे अपन कहते नहीं कि यार वो तो उसके जैसा दिखता है, ये तो सच में उसके जैसा दिखता है। तो उसके लिए वो सारी चीजें किसके होती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत होती हैं। तो इसी को तो कहते हैं मिससेलेनियस। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। परसेप्शंस के कुछ वर्ब होती हैं, परसेप्शन को दिखाती हैं, उनमें भी आपके इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नोटिस करना, सी, वॉच, फील, हियर, और आपकी स्मेल है, टेस्ट है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे नए करवाकर 6 ही यूजेज आपको करवाए हैं, और बेसिकली मैंने सारे बता तो दिए आपको अभी, लेकिन यहाँ पर रिटर्न में आपको 6 ही करवाए हैं। क्यों? क्योंकि यही आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है, ज्यादातर इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब देखो, कुछ चीजें रह गई थी अपने पिछली क्लास में, तो उसको आज मैं आप बता देता हूं यहाँ पर। जैसे WH वर्ड आपने सुना होगा, WH वर्ड से सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरोगेटिव अपन ने किया था, तो इंटरोगेटिव के अंतर्गत ही एक टाइप और आता है, और वो कौन सा टाइप आता है? तो वो आता है WH वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य अपन ने बनाए थे, उसमें एक टाइप और आता है, एक प्रकार के वाक्य और आते हैं, और वो बनते हैं WH वर्ड। WH मतलब उसमें ऐसा शब्द जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन, whom, हाउ, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत? WH वर्ड के अंतर्गत आती हैं। तो ये है आपके सामने WH वर्ड के सेंटेंस। तो इसमें कौन कौन है? व्हाट है, व्हेन है, विच है, हु है, वेयर है, वाई, हाउ, तो ये WH वर्ड है। समझ गए आप? अब इससे कैसे बनाएंगे
प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने दी गई है आपके समझने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, डू या डज में से कुछ एक आ जाएगा। और डू या डज सब में नहीं आएगा, ये गारंटी नहीं कि सब में आए, कोई जरूरी नहीं। तो डू या डज के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब देखो डू या डज किसके साथ आएगा किसके साथ नहीं आएगा, ये चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले आप देखें इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर बात करें, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी कि WH वर्ड आएगा सबसे पहले, यानी कि ये जो ऊपर आपको दिए गए ना, व्हाट, व्हेन, इसके अलावा भी 2-4 वर्ड और होते हैं, वो भी हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसा भी होते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहां पर समझने के लिए मैंने इतने सारे लिखे हैं। तो इनमें से अगर कोई एक आएगा सबसे पहले, उसके बाद में डू या डज आएगा, और कुछ सेंटेंस ऐसे हो गए जो डू या डज जहां पर नहीं आएगा, तो वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद में ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, तो यहां पर इसका मतलब तो क्या हो गया, तुम कहां रहते हो, सिंपल सी बात है। तो वेयर डू यू लिव, ये आपको समझ में आ गया कि पहले सबसे पहले WH वर्ड आ गया, फिर डू आ गया। डू किसके अनुसार, यू के अनुसार, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है यहां पर यू की जगह, तो यहां पर क्या आता, डज आता। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो यू की जगह तो यहां पर डज आता, और यू आपका सेकंड पर्सन है, तो यहां पर क्या आ गया, डू आ गया। तो ये तो हुई बात डू डज की। फिर आ गया सब्जेक्ट यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई लिव। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहां पर ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है अगला सेंटेंस है हाउ डू यू स्पीक, तुम कैसे बोलते हो। तो हाउ आपके WH वर्ड के अंतर्गत आ गया, डू आ गया यू के अनुसार, और स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो यहां पर WH वर्ड तो आ रहा है हु मेक्स ए टेबल, तो यहां पर डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये विशेष रूप से आपको नोट लगाकर आप लिख लेंगे कि ऐसे वाक्य जो आपके WH के साथ स्टार्ट होते हैं, यानी कि वो के साथ स्टार्ट होते हैं, वो के साथ जो स्टार्ट होते हैं उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें आपके डू या डज का प्रयोग किया जाता है, वो के साथ भी, ये ध्यान में रखना है। ये आपके एफर्मेटिव सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव की बात हो रही है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव की बात हो रही है, यहां पर नेगेटिव की बात नहीं हो रही है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, सिर्फ इंटरोगेटिव की बात मैंने यहां पर की है। तो इसमें जब वो आता है तो वो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, डू या डज का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता है। लेकिन जब अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसमें वो के साथ डू या डज में से जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हु मेक्स ए टेबल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, तो वो अपन ने कर लिया यहां पर। आगे चलते हैं, अब आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इसकी स्ट्रक्चर में देखो, बाकी तो ये डॉट डॉट लगी है, इसका मतलब है बाकी तो शेष है। और नोट कहां लगाना, आपको वर्ब से पहले नोट लगाना है। जब आपकी वर्ब लिखते हैं आप, उससे पहले आपको यहां पर क्या यूज करना है, नोट का यूज करना है। देखो जैसे अपन ने लिखा वो टीच यू इंग्लिश, तो ये आपके किस प्रकार का है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, वो टीच यू इंग्लिश, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक है, नकारात्मक नहीं है। तो इसी प्रकार आपके इसको नेगेटिव बनाया गया है। यहां देखो नीचे वाला सेंटेंस है, इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव इसको बनाया गया है। हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। तो यहां पर आपके किसका प्रयोग किया गया है, डज का प्रयोग किया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, यहां पर किसका प्रयोग किया है, डज का प्रयोग किया है। ठीक है, तो वर्ब की यहां पर क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि अपन ने किसका प्रयोग कर लिया, यहां पर डज का प्रयोग कर लिया, इसलिए यहां पर टीच के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अभी अपन ने बात की थी पीछे, हु मेक्स ए टेबल, देखो
अपन ने यहाँ पर बात की थी हु मेक्स ए टेबल, ये वाली सेंटेंस में। अब इसी का अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो हु डज नॉट मेक ए टेबल। देखो मेक्स से मेक हो गया, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस हट गया क्योंकि यहां पर अपन ने डज का प्रयोग कर लिया है और अपन ने नोट का प्रयोग भी कर लिया है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये सारी चीजें अपन ने बात की है यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मेरी तरफ से अब आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है और अगली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन जोड़ते जाइएगा अपने इस परिवार में, और मैं आपके लिए इसी प्रकार क्लास आपके लेता रहूंगा यहाँ पर, तो आप टेंशन ना लें। और नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए और एलडीसी के लिए। तो उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान कल्चर के मिल जाएंगे। हिस्ट्री और जो जियोग्राफी है उसके जो टॉपिक, मतलब सारी हिस्ट्री नहीं है, सारी जियोग्राफी भी नहीं है, तो उसमें टॉपिक की जो छंटनी है वो चल रही है अभी, तो वो एकदम कंप्लीट तरीके से होने के बाद उसमें अपलोड कर दी जाएगी, तो आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगी आपको। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी आपने कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखें। और आप कुछ कहना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो कोई वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, जितना चाहें आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय।